टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी निर्धनता चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट टर्म के हिसाब से ही सिलेबस रहेगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए निर्धनता होता क्या है। तो निर्धनता से अभिप्राय है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता। ठीक है, कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहा है वह सभी व्यक्ति क्या है, निर्धन है। अब ये मूलभूत आवश्यकताओं में आता क्या है, तो मूलभूत आवश्यकताओं में मेनली तीन चीज़ें सबको पता है, जिनमें से रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, ये तीन चीज़ सबको पता है, लेकिन इसके अलावा दो चीज़ें और रखी गई हैं इसके अंदर, मूलभूत आवश्यकताओं के अंदर। ठीक है, तो जो ये दो चीज़ें भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, दो चीज़ें भी, वो भी निर्धन कहलाता है। उनमें वो दो चीज़ें कौन सी हैं, वो है भाई शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य और शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो सब व्यक्ति भी निर्धन है। तो इस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं में पांच चीजें हो गई। सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये पांच चीजों की योग्यता जो नहीं रखता है, प्राप्त करने की योग्यता नहीं रखता है, वह सभी क्या है, निर्धन है। ठीक है, तो अब निर्धनता आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं कि निर्धनता के प्रकार क्या है। ठीक है, निर्धनता के दो प्रकार होते हैं, एक सापेक्ष निर्धनता और एक निरपेक्ष निर्धनता। तो सापेक्ष निर्धनता से क्या अभिप्राय है, देखिए सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य विभिन्न वर्गों, प्रदेशों, दूसरे देशों के मध्य पाई जाने वाली निर्धनता से है। मतलब कि यहाँ पर जब हम किसी व्यक्ति से या किसी देश से या किसी राज्य से किसी दूसरे राज्य की तुलना करते हैं तो उनमें कौन सा गरीब है, कौन सा निर्धन है, ठीक है, इसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। ठीक है, बेशक से कोई पर्सन अपनी मूलभूत आवश्यकताएं क्या नाम है, प्राप्त कर रहा है, परंतु जब हम किसी दूसरे से तुलना करते हैं तो उनकी तुलना में अगर वो गरीब है तो मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बाद भी क्या है कि वो निर्धन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि भाई अपनी कंट्री की बात करें तो जैसे अंबानी है, तो अंबानी से कोई भी पर्सन अपने आप को तुलना करेगा तो क्या होगा, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद भी क्या है, उनके सामने वो गरीब है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम दूसरे के साथ तुलना करते हैं और जो पर्सन गरीब होता है तो गरीब होता है, बेशक से उसके पास सारी सुविधाएं क्यों ना हो। ठीक है, तो सापेक्ष निर्धनता में क्या है कि हम किसी के साथ रिलेट करते हैं, किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो उनमें कौन निर्धन होता है ये देखा जाता है। ठीक, फिर उसका बाद है निरपेक्ष निर्धनता। तो यहाँ पर निरपेक्ष निर्धनता जो है गरीबी रेखा से है। प्रत्येक देश में एक गरीबी रेखा निश्चित होती है कि इससे नीचे जो भी होगा वो निर्धन कहलाएगा। ठीक है, तो उसको हम निरपेक्ष निर्धनता कहते हैं और हमें इस चैप्टर में ज़्यादा डीपली निरपेक्ष निर्धनता को ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए निरपेक्ष निर्धनता मापने की विधि क्या है। तो भारत में सबसे पहले जो निर्धनता रेखा की बात की गई थी, निर्धनता की बात की गई थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और इन्होंने वयस्क जेल निर्वाह लागत अपने उसके थ्योरी को दिया था। ठीक है, जो भी निर्धनता रेखा इन्होंने निर्धारित किया था उसको वयस्क जेल निर्वाह लागत कहा था। अब विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आप सबके जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे, तो ऐसे ऐसी चीज़ें ही क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। और वयस्क जेल निर्वाह लागत निर्धनता रेखा कौन बताने वाला है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये ध्यान रखना है, 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए 1962 में भारत की योजना आयोग ने भाई निर्धनता का एक मानदंड निर्धारित करने के लिए कि भाई निर्धनता के लिए कौन सा मानदंड होना चाहिए कि किसके नीचे जो है निर्धन माना जाए, किन व्यक्तियों को निर्धन माना जाए, तो उन्होंने एक क्या करा कि दल का गठन किया। ठीक है, जिसका काम था अध्ययन करना और ये देखना कि कौन से पर्सनों को निर्धन माना जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भाई दल का गठन कब किया गया था, 1962 में किया गया था। हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो सन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने सन के द्वारा थोड़ा डीपली सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो सन वगैरह ध्यान रख लेना, स्पेशली फर्स्ट टर्म के सिलेबस के लिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। फिर देखिए भारत में निर्धनता रेखा की अवधारणा की सबसे पहली शुरुआत जो है 1979 में की गई। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा भाई निर्धनता रेखा की शुरुआत कब की गई, तो 1979 में की गई। और उस टाइम प्रति माह जो खर्च निर्धारित किया गया था वो 49.04
ठीक है, रुपए निर्धारित किया गया था। और ये किसके लिए? ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, कि अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रति माह 49.04 रुपए अगर खर्च कर रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं होगा। वहीं पे शहरी क्षेत्रों में क्या नाम है 56.64 अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो निर्धन नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले ये निर्धारित किया गया था 1979 में, ये हमारी निर्धनता रेखा थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी ने क्या करा कि इसको बढ़ाकर 816 रुपए कर दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। ठीक है, कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 816 रुपए अगर कोई प्रति माह खर्च कर रहा है तो वो निर्धन नहीं कहलाएगा। और वहीं 1000 रुपए कर दिए गए शहरी क्षेत्रों के लिए, कि भाई शहर में अगर कोई 1000 रुपए उपभोग पे खर्च कर रहा है, ठीक है, तो वह निर्धन नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना, ये जो खर्चे हैं वो उपभोग पे खर्चे हैं, इधर उधर के खर्चे नहीं हैं। ठीक है, तो अगर उपभोग पे कोई 1000 रुपए खर्च कर रहा है शहरी क्षेत्रों में तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं कहलाएगा। और ये तेंदुलकर कमेटी ने ये 2005 में अपना जो वो निर्णय दिया था कि भाई इतना खर्चा कम से कम मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए तेंदुलकर कमेटी ने ही क्या करा कि एक दूसरा मापदंड भी दिया, जो कि कह सकते हो कि भाई ये खर्चे के उस पे ही है कि भाई अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 2100 कैलोरी का उपभोग कर रहा है तो वो व्यक्ति भी निर्धन नहीं माना जाएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक जो मेहनत होती है बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी का मानदंड ज़्यादा रखा गया है। और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि बैठ के वर्क होता है, सेवाओं का कार्य ज़्यादा होता है, तो इसलिए कैलोरी का मानदंड बहुत कम रखा गया है। और वहीं पर अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए रखा गया है और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए रखा गया है। इसका भी रीजन यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्न वगैरह जो खाना वगैरह होता है वो सस्ता मिल जाता है, इसलिए वहाँ 816 रुपए उपभोग के लिए रखा गया। और शहरी क्षेत्रों में थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है शहरी क्षेत्रों में, और जब परिवहन ट्रांसपोर्टेशन वगैरह खर्चा होता है तो यहाँ पर आते आते वो महंगा हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर 1000 रुपए रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा निर्धनता का कॉन्सेप्ट था जो शुरुआत की गई। अब यहाँ निर्धनता की श्रेणी है। सबसे पहले चिरकालिक श्रेणी है। तो चिरकालिक श्रेणी का मतलब यहाँ पर यह है वो व्यक्ति जो सदैव ही निर्धन रहता है। ठीक है, फिर अल्पकालिक मतलब कि कुछ टाइम के लिए निर्धन हो गया, कुछ टाइम के लिए वो निर्धनता रेखा से ऊपर चला जाता है तो हम उसको अल्पकालीन कहते हैं। ठीक है, कुछ टाइम उनको रोजगार मिल जाए तो निर्धनता रेखा से ऊपर चले जाते हैं और लंबे टाइम तक वो निर्धन बने रहते हैं। फिर गैर निर्धन, जो निर्धन नहीं होते, निर्धनता रेखा से ऊपर हैं। ठीक है, तो ये निर्धनता रेखा की श्रेणी थी। फिर उसके बाद निर्धनता रेखा का निर्धारण, तो ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण क्या किया गया था, तेंदुलकर कमेटी ने जो किया था वो अभी भी मान्य है, अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक तो न्यूनतम कैलोरी सिस्टम दे रखा, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति अगर उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो हम उसको निर्धन नहीं मानेंगे। ध्यान रखना कि भाई जब हम कोई चीज़ उपभोग करते हैं तो हमें उससे कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो प्रतिदिन अगर हम उपभोग कर रहे हैं, भाई हम शहरी क्षेत्र के हैं तो शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी अगर कोई उपभोग कर रहा है तो निर्धन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे देश की निर्धनता रेखा है। और उसके ऊपर ही हमने देखा है कि भाई 1000 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपये अगर वो महीने में उपभोग पे खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति भी निर्धन नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे देश की निर्धनता रेखा है। अगर इससे कम कोई खर्च कर रहा है तो वो निर्धन कहलाता है, निर्धनता रेखा के नीचे। ऐसा डेटा होने के बावजूद भी हमारे देश में लगभग 21% लोग जो हैं अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि भाई ऐसा डेटा इतने कम प्रति व्यक्ति उपभोग निर्धारित किया गया है, तब भी 21% लोग लगभग हमारे देश में अभी भी निर्धनता रेखा के नीचे हैं जिनके बीपीएल कार्ड बनते हैं। ठीक है, उसका देखिए निर्धनता के कारण, तो ये तो सिंपल है भाई, हर स्टूडेंट कर लेता है। बेरोजगारी, विकास की धीमी गति, कीमतों में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, ये तो सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम ज़्यादा डीपली उसमें जाएंगे नहीं। फिर देखिए निर्धनता निवारण हेतु उपाय एवं नीतियाँ। तो निर्धनता निवारण हेतु गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए हैं इस चैप्टर में हमें इसको पढ़ना है। तो इसके 3 उपाय हैं मेनली। तो सबसे पहला उपाय जो है संवृद्धि आधारित योजना। तो शुरुआत में गवर्नमेंट ने क्या करा
कि भाई सरकार ने सोचा कि भाई देश की जीडीपी बढ़ाई जाए, देश का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और निर्धनता धीरे धीरे कम हो जाएगी। परंतु हम मैक्रो में पढ़ ही चुके हैं कि भाई क्या होता है कि जीडीपी बढ़ने का अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि क्या नाम है प्रति व्यक्ति या निर्धनता जो है कम हो। जीडीपी बढ़ने में तो हो सकता है कि भाई कुछ ही लोगों की जो है उत्पादन बढ़ रहा हो, कुछ ही लोगों की आय हो रही हो, परंतु जब जीडीपी काउंट होगा तो पूरे देश की काउंट होगा। तो ये कभी भी जरूरी नहीं है कि भाई जीडीपी बढ़े या सकल घरेलू उत्पाद बढ़े तो इससे निर्धनता कम हो सकता है कि भाई कुछ ही लोग जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले हैं उन्हीं लोगों की कमाई हो रही हो, ठीक है, उन्हीं लोगों के कमाई के कारण हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही हो, ठीक है। तो कभी भी समृद्धि जो है निर्धनता को कम नहीं करती है, परंतु शुरुआत में ये हो गया कि समृद्धि आधारित योजना कि भाई जीडीपी बढ़ाई जाए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और हमारी जो निर्धनता है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब दूसरा मानदंड क्या रखा गया, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम। निर्धनता को खत्म करने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, ठीक, जिनमें से मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। तो देखिए सबसे पहले है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो कि 1993 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें क्या था कि जो शिक्षित युवा थे, जो शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, उनके लिए रोजगार देने की बात की गई थी, ठीक है, कि भाई उनको क्या नाम है लोन वगैरह दिया जाए, वो भी रोजगार वगैरह किसी तरह से अपने काम को इस्टेब्लिश कर सके। फिर उसके बाद है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये 2005 में स्टार्ट किया गया और इसमें जो लोग कुशल हैं, जो मजदूर कुशल हैं और जो इच्छुक है उन्हें एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार तो दिया ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके लिए उनकी मजदूरी दे दी जाएगी। तो कम से कम 100 दिन का रोजगार, और 2005 में स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है मनरेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार इसके फुल फॉर्म लिखना आ जाएगा कि मैं मनरेगा का फुल फॉर्म लिखें तो ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ही है उसका, ठीक है। फिर देखिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है 1997 में स्टार्ट किया गया और इसमें क्या था कि भाई जो शहर में बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये योजना बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में आरंभ किया गया था और इसमें जो उद्योग करना चाह रहे थे, जो विनिर्माण के उद्योग करना चाह रहे थे, तो उनके लिए 25 लाख तथा सेवा के क्षेत्र में जो बढ़ना चाह रहे थे उनके लिए 10 लाख ऋण दिया जाना था, कि मतलब कि वो इन ऋणों से अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सके, रोजगार का सृजन कर सके। अगर कोई उद्यम एस्टेब्लिश होगा तो एक तो रोजगार भी जनरेट होगा और जो है लोगों की जो निर्धनता है धीरे धीरे कम होगी जब लोगों को काम मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना 2008 में स्टार्ट किया गया था। अब इसके बाद देखिए भाई जो तीसरा है निर्धनता की न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। हम 2 पढ़ चुके हैं, पहला कौन सा था कि भाई अपनी जीडीपी बढ़ाना, समृद्धि बढ़ाना। दूसरा क्या था, निर्धनता का उन्मूलन कार्यक्रम, जो कार्यक्रम स्टार्ट किए। तीसरा क्या है कि भाई निर्धनता के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना, ठीक है, कि भाई जो निर्धन व्यक्ति हैं उनके न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना भी एक निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में आता है। इसमें देखिए दोपहर के भोजन का योजना, ठीक है, ये विद्यालय में करवाया गया है, अभी भी चलता है बच्चों के लिए कि जो 8 तक के बच्चे हैं उनको वहां पर जो है लंच फ्री में दिया जाता है और इसके तहत 2020 तक 11.59, ठीक है, करोड़ छात्र इस योजना में नामांकित थे। तो इतने लोगों को अभी तक दोपहर का भोजन करवाया जाता है सरकारी स्कूलों में। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना तो अभी लेटेस्ट है, लोग ज्यादातर जानते भी हैं। तो इसके तहत क्या किया गया कि लोगों के जो हैं खाते वगैरह करवाए गए और बीमा वगैरह करवाए, जिससे लोग धीरे धीरे, और ये खाते जो है 0 बैलेंस पे खुल रहे थे, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग थोड़े थोड़े सेविंग करना भी सीखे। ये स्पेशली मजदूर वगैरह के लिए था, जिससे वह सब क्या कर सके कि धीरे धीरे जो है सेविंग करना वगैरह सीख जाए, थोड़ी थोड़ी बचत करे, छोटी छोटी बचत करे, जिससे उनके फ्यूचर में ये काम आए, ठीक है। और जिसमें जीवन बीमा वगैरह भी इसमें करवाया गया था लगभग 30,000 का, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना था। फिर है वाल्मीकि
अंबेडकर आवास योजना। इस योजना के तहत 2001 में क्या किया गया, जो झुग्गियां वगैरह थी उनके लिए घरों का निर्माण किया गया और सामूहिक शौचालय वगैरह बनवाए गए थे। ठीक है, तो ये वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के तहत ऐसा किया गया था। देन उसके बाद एकीकृत बाल विकास सेवाएं, तो इसमें एकीकृत बाल विकास की सेवा में ये 1975 में स्टार्ट हुआ था और ये 0 से 6 वर्ष की आयु और जो स्तनपान करवाने वाली माताएं थी उन सबको इनमें शामिल किया गया। उनके लिए भोजन स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाई गई, जिससे उनका पोषण लेवल जो है बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, तो ये जो है 1975 में स्टार्ट किया गया था बच्चों के लिए और जो स्तनपान करवाती हैं उन माताओं के लिए। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं ऐसी थी जो कि निर्धनता को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। उसके बाद देखिए नीतियों तथा कार्यक्रमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो जब आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात आती है तो बच्चे यूं सोचते हैं कि जो भी चीज़ है उसकी बुराई कर दो, ऐसा नहीं होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है कि जो चीज़ें उसमें अच्छी हैं वो अच्छी बताई जाए और जो चीज़ें बुरी हैं वो बुरी बताई। तो आपको सम्यक रूप से दोनों तरफ से देखना होता है कि उसमें अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी पॉइंट का आलोचनात्मक मूल्यांकन आएगा या मूल्यांकन करना आएगा तो उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों चीज़ बतानी होती है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारी उपलब्धियां क्या थी, हमें क्या क्या मिला इन कार्यक्रमों से। तो देखिए 1973 और 74 में क्या था कि लगभग 46% लोग जो थे वो निर्धनता रेखा के नीचे थे, लेकिन वहीं 2011-12 के आंकड़े ये बताते हैं कि 21% रह गए। तो एक उपलब्धि थी कि धीरे धीरे कम हुए। ठीक है, उसका बाद मजदूरी दर जो है वृद्धि हुई, धीरे धीरे मजदूरी दर जो है स्पष्ट रूप से बढ़ती रही। ठीक है, तो ये इसकी उपलब्धियां था। लेकिन उपलब्धियों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो नकारात्मक थी, जिनमें कह सकते हो कि भाई जो कर्मचारी गण थे, जो निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे थे, वो सब जो हैं बहुत प्रभावी ढंग से इस चीज को अप्लाई नहीं कर सके। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से लोगों के सामने स्पष्ट रूप से ला नहीं सके। ठीक है, फिर दूसरी इसमें जो अवगुण था वो क्या था कि भाई लंबे टाइम तक निर्धन व्यक्ति जो कौन निर्धन होगा इसकी परिभाषा ही स्पष्ट नहीं थी। तो परिभाषा स्पष्ट नहीं थी तो इससे क्या हुआ कि जो लोग गैर निर्धन थे, जिनके पास सारी सुविधाएं थी, उन लोगों ने भी इन कार्यक्रमों का फायदा उठाया। ठीक है, तो ये निर्धनता की परिभाषा ना स्पष्ट होने के कारण इन योजनाओं का लाभ निर्धनों तक नहीं पहुंच पाया। फिर है साख की सुविधाएं। जिन लोगों को साख की सुविधाओं की आवश्यकता थी, जिन लोगों को लोन की आवश्यकता थी, ऋण की आवश्यकता थी, उन लोगों तक साख की सुविधा तक नहीं पहुंच पाई। फिर देखिए अधिकारियों में भ्रष्टाचार। ठीक है, तो अधिकारी जो सरकारी अधिकारी थे जो इन कार्यक्रमों को बढ़ा रहे थे, उनमें बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जो भ्रष्ट थे, भ्रष्टाचार से ग्रसित थे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि गरीब लोगों को इसका समर्थन नहीं मिल पाया और जो लोग अपने आप में अमीर थे या अपने आप में एबिलिटी रखते थे, योग्यता रखते थे कि भाई वो अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सके, उन तक ही ये सिमट कर रह गया। तो इसकी कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन था। तो निर्धनता जो है यही समाप्त होता है, ये चैप्टर यही समाप्त होता है। इस चैप्टर में आपके फर्स्ट टर्म में बस इतना ही सिलेबस है। बस ये ध्यान रखना है आप सबको कि जितने भी डेट्स हैं, जितने भी इसमें डेट्स वगैरह जो नाम वगैरह दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड टर्म में तो आप सबको सब्जेक्टिव आएगा, आप सबको लिखना होगा, लेकिन यहाँ तो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सबको डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।